ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कल बात हो रही थी कुछ हेल्पिंग ऑर्गन्स की। जिसमें बात हो रही थी अपने कलेजी की। कलेजी मतलब लीवर, और इसके साथ कनेक्टिंग था हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पैंक्रियाज। तो लीवर के बारे में कल हम लोग बात कर चुके थे कि इसमें हीमोग्लोबिन टूटता है। हीमोग्लोबिन टूटता है तो बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, ये दो एंजाइम्स बनते हैं जो बेसिकली अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं और फैट डाइजेशन में पार्ट लेते हैं। फैट डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। टेक्स पार्ट इन फैट डाइजेशन, इसमें कंप्लीट आ रहा है ना, ठीक है। इस तरह से जो हमारा फूड होता है वो फर्स्ट एसिडिक मीडियम में होता है एंड लेटर, और बाद में एंड लेटर इन बेसिक मीडियम। चल, ये हमारा है पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और इसको बोलते हैं मिला के बाइल जूस। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस को नहीं बोलेंगे, ऐसे लिखो। तो एंजाइम्स ऑफ लीवर प्लस पैंक्रियाटिक जूस ये मिल करके बनाते हैं बाइल जूस। बाइल जूस जो हमारा कहाँ इकट्ठा होता है? इन बाइल ग्लैंड में इकट्ठा होता है, ठीक है। ये सब मेनली देखो फैट पचाने के लिए, ठीक है, हार्ड जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए, इन सब को पचाने के लिए मेनली काम में आता है। कुछ एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे स्टोमक से, इंटेस्टाइन से खुद ही निकलते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, बहुत सारे। उनका एक बाकायदा लिस्ट बना के मैं आप लोगों के ग्रुप पे डाल दूंगा कि किस आर्गन से कौन सा निकलता है एंजाइम और किसको पचाता है। जैसे हम लोग दूध को देखो पचा नहीं सकते, हम लोग मिल्क को नहीं पचा सकते। अब आप लोग कहेंगे अरे सर मिल्क को जबकि सबसे अच्छा फूड माना जाता है तो क्यों नहीं पचा सकते? पचाते तो हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वो मिल्क हमारे जब लोग पीते हैं तो उससे रेनिन एंजाइम रिएक्ट करके मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन को जो है जमा देता है। तो वो जम जाता है कर्ड की तरह, दही की तरह, वो कर्ड की तरह जम जाता है। उसके बाद हम पचा पाते हैं उसको। हम डायरेक्ट दूध को नहीं पचा सकते। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि दूध से ज़्यादा सुपाच्य होता है दही, ठीक है, क्योंकि दही ऑलरेडी हमारे पेट के बाहर वो केसिन जम चुका है, ठीक है। तो उसको जो है हम
अच्छे से पचा सकते हैं, डायरेक्ट जाके पचेगा। दूध में पहले क्या वो कन्वर्ट होगा। कभी आप लोग छोटे बच्चों को देखा है दूध निकालते हुए ना, जब दूध निकालता है कभी देखो थक्का निकलता है, ठीक है, क्योंकि दूध उसके अंदर जाता है तो पहले जमता है तो फिर पच पाता है। हम डायरेक्ट दूध को नहीं पचा सकते। तो मैं आज सबकी लिस्ट बना के मैं डाल दूंगा, आप लोग ग्रुप पे मिल जाएगा। खैर, पैंक्रियाटिक जूस जो है, मैंने कल ही बताया कि पैंक्रियाज जो है आपका मिक्स ग्लैंड होता है। मिक्स ग्लैंड का मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का होता है। एक्सोक्राइन वाले से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। अब एंडोक्राइन जो इसका रीजन होता है, एंडोक्राइन रीजन जो इसका एंडोक्राइन भाग होता है, ठीक है, उसमें मेनली इसमें आइसोलेट्स ऑफ हैंगरलेंस होती है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और कौन है, और बीटा सेल्स होती हैं और गामा सेल्स होती हैं, ठीक है। ये 3 सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। इसको नोट करिए, बोर्ड साफ करें। अब हमें देखना है पैंक्रियाज के फंक्शंस को मेनली, ठीक है। देखो, इसमें बीटा सेल से निकलता है एक हार्मोन। देखो, एंडोक्राइन से निकलेगा हार्मोन, ठीक है। वो हार्मोन देता है कौन सा, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब ध्यान से पूरी बात को समझना, गौर से सुनना, ध्यान से समझना, जहां दिक्कत हो बोल देना। एक्चुअल में क्या है, जैसे ऐसे समझो कि मान लो मैंने 4 रोटी खाया, ठीक है, और मैंने आज दिन भर में उतना काम करा कि 3 रोटी का जितनी एनर्जी थी या 3 रोटी का जितना हमें फूड मिला वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब हमने एनर्जी के फॉर्म में निकाल दिया, उतना वर्क हमने कर लिया। 1 रोटी का हमारा बचा हमारी बॉडी में, हमने खाया 4 रोटी का, 3 रोटी का हमने वर्किंग किया, 1 रोटी का नहीं किया, उतना ग्लूकोज बच गया। तो हमारा बॉडी क्या करता है, खासकर उसका लीवर और पैंक्रियाज मिलके ये हमारे फूड बैंक का काम करते हैं, हमारी बॉडी में फूड बैंक का काम करते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा बचा ग्लूकोज उसको स्टोर करता है कौन, लीवर। अब ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो खराब हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, एक प्रोसेस कराता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कौन, इंसुलिन। उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब इस ग्लाइकोजन को हमारा लीवर स्टोर करके रखता है। जब कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, जैसे हम बीमार हो गए या मान लो भूखमरी आ गया, ऐसा कुछ कंडीशन कि हमारे बॉडी को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, हम प्रॉपर नहीं मतलब भोजन कर पा रहे हैं, उतनी नहीं मिल पा रहा है, बीमारी भी देखो नहीं हो पाता है, तो इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक और प्रोसेस भी बता रहे हैं, उससे कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहे, ताकि हम जिंदा रहें। यानी कि जैसे हम लोग क्या कहता है ह्यूमन बॉडी को कि अगर हम लोग को भोजन नहीं भी मिला तो 30 दिनों तक 35 दिनों तक हम लोग बिना भोजन के, अगर पानी मिलता रहे, कोई काम ना करना रहे,
ठीक है, आराम से पड़े हैं अगर, तो 30-32 दिनों तक आराम से हमारी बॉडी जिंदा रह सकती है। तो कैसे रह सकती है? यही जो स्टोर फूड होता है, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर ग्लाइकोजन भी ज्यादा हो गया, मतलब लिमिट होगा लीवर का ना, कि भाई यहां तक हम ग्लाइकोजन स्टोर कर पाएंगे, उसके पास भी लिमिट होगा। अगर ये उस लिमिट से भी ज्यादा होगा तो इसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू को स्टोर कहां होता है? हमारे स्किन के नीचे। तो ऐसे लोग नहीं मोटा हो जाते हैं तो नहीं कहते हैं भैया तुम्हारे बहुत चर्बी है। चर्बी मतलब एडिपोज टिश्यू, कि चर्बी आ गया आजकल खूब मोटा रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा जो होता गया वो ग्लाइकोजन के बाद उसको एडिपोज टिश्यू बना के उस स्किन के नीचे स्टोर होता है, तो हम मोटे होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम फिर मान लो कोई प्रॉब्लम हो गया, बीमार हो गया, ऐसा हो गया जिसमें पूरा प्रॉपर भोजन नहीं कर पा रहे, प्रॉपर फूडिंग नहीं कर पा रहे, तो पहले ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। जब ग्लाइकोजन का भी अमाउंट कम होने लगेगा तो उस एडिपोज टिश्यू कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में, ऐसे कन्वर्ट होता जाएगा। तो धीरे हमारा फैट कम हो जाता है। नहीं कहते कहा बीमार थे क्या कि बहुत पतले हो गए, दुबले हो गए? रीजन वही है कि वो हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए वो प्रोसेस कराता है। तो ये काम है इंसुलिन का। कभी इंसुलिन जब कम हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है हमारे ब्लड में, तो वो यूरिन में छन जाता है। कहाँ पे? किडनी में। यूरिन में छन के वो पेशाब से बाहर निकलता है, तो ऐसे पेशाब में चींटियां लगती हैं, तो उनको कहते हैं भैया इनको शुगर हो गया, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस, शुगर रोग हो गया, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज निकलने लगता है यूरिन से, इतना ज्यादा हो जाता है ब्लड में कि किडनी से छन करके हमारे यूरिन से बाहर निकल लेता है ग्लूकोज, तो उनके पेशाब में जो चींटियां पड़ने लगती हैं, तो उनको कहते हैं शुगर पेशेंट बोलते हैं। तो इनको इंजेक्शन लगाया, पहले तो दवा दिया जाता है, दवा से अगर नहीं मानता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। जब उनका पैंक्रियाज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता तब। क्या इतनी बात समझ में आई सबको फटाफट? चलो, अब जो अल्फा सेल्स होती हैं, इनसे निकलता है हार्मोन ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। और ये ग्लूकागॉन क्या करता है? जब उल्टा काम करना होता है, यानी ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, प्रोसेस क्या होता है? ग्लाइकोजेनोलिसिस। इसमें काम कौन करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन काम करता है। ये कब काम करता है? जब भाई हमारे बॉडी को प्रॉपर फूड नहीं मिलती और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में। नोट करिए। अब फिर से ये हमारा स्टमक हो गया और ये हमारा डियोडेनम हो गया। डियोडेनम में बाइल जूस मिलता है बाइल ग्लैंड के थ्रू। ये जेजुनम हो गया और फिर ये बहुत ज़्यादा राउंडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड। अब उतना क्वाइल्ड हम नहीं बना रहे हैं, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर ये खुल जाता है कहाँ? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। जेजुनम, ये इलियम, यहाँ डेविनम, जेजुनम, इलियम को मिला के होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। हालांकि डाइजेशन भी होता है यहाँ पे, बट जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए क्या होना चाहिए कि इनके अंदर का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। अब ऐसे समझो कि जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, ठीक है,
और किसी सॉल्यूशन में, गाढ़े सॉल्यूशन में ये उंगलियों के ऐसे ऐसे डुबो दें, ऐसे उंगलियों को यहाँ तक, तो ऐसे इधर इधर और इधर इतना एरिया पे जो है चिपकेगा वो सॉल्यूशन। अब अगर इस उंगली को हम ऐसे कर दें, अब ऐसे डुबोए, तो यहाँ भी, यहाँ 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 ये इतना एरिया बढ़ जाएगा ना जहां जहां चिपकेगा। अब समझो इस बात को कि अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं और ये केवल ऐसे प्लेन होता है, ठीक है, ऐसे मान लो कुछ सॉल्यूशन जो है, वो जो फूड का सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो ऐसे ऊपर ऐसे कांटेक्ट में आता, लेकिन हमारा क्या है कि अंदर का जो सरफेस है, इनर सरफेस है, ऐसे होता है, विलाई, इसको बोलते हैं विलाई, विलाई। अब जो हमारा ये उंगली की तरह है, अब इसके चारों तरफ सरफेस एरिया बढ़ गया भाई, ऐसे बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। अब तुम लोग अब जैसे लाइव क्लास ना लेकर के क्लास में क्लास लेते, तो उसमें रुमाल आपका लगा के दिखाता कि उसको फोल्ड कर देता, तो फोल्ड कर देता तो इतना लंबा चौड़ा रुमाल थोड़े में आ जाता और काफ़ी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती। तो जितना में एक रुमाल, उसने में इतने 20-25 रुमाल लगा देते और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है विलाई। और इसके ऊपर ही बहुत छोटे छोटे होते हैं माइक्रो विलाई, उस पर भी उंगली उंगली जैसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे, इन्हें कहते हैं माइक्रो विलाई। ये इसलिए होते हैं ताकि अधिक से अधिक सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अधिक से अधिक हो पाए, ठीक है। इनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड को, जो ऐसा फूड फाइन हो गया है जो डिफ्यूजन के थ्रू हमारे ब्लड में आ सकता है, तो वो डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड में मिक्स होती हैं। ब्लड उन्हें लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, जहां जिसको जरूरत होती है, जैसे जिस पार्ट को विटामिन की जरूरत पड़ती है वो विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस पार्ट को ग्लूकोज जरूरत पड़ती है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस पार्ट को जो चाहिए वो ले लेता है, और जो वेस्टेज निकालना होता है वेस्टेज निकाल लेता है। तो वेस्टेज निकलते हैं हमारे किडनी में से बाहर निकल जाते हैं। जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है वो कहाँ जाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अब। तो यहां से जब इलियम में से आता है फूड, तो ये ज्वाइन हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से, ऐसे, ये इसके पीछे से ऐसे आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो ऐसे ऐसे बड़े बड़े फोल्डेड होते हैं, और इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनका मेन फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं मेन। इसमें फूड वगैरह आ गया, और फूड फिर चढ़ता है ऐसे, फिर ट्रांसवर्सल होके आता है, यहां होता है हमारा सीकम। इसमें अब वो फूड मटेरियल इकट्ठा होते हैं जिसे कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जिनका कोई हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, वो यहाँ इकट्ठे होते हैं। फिर यहाँ होता है एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें हमारे दो मसल्स होते हैं जो इस एनस की ओपनिंग को बंद किए रहते हैं। इसमें एक जो क्लोजिंग मसल्स होता है वो इनवॉल्यूंटरी होता है, एक होता है वॉल्यूंटरी, यानी एक हमारे विल पावर के कंट्रोल में होता है, एक हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता। अब सोचो कि दोनों हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, पता चला पेट गड़बड़ हुआ, लगा हो गया। तो ये वॉल्यूंटरी है ताकि हमारे अपने नियंत्रण से हम जब चाहें तब उस फीकल मैटर को बाहर निकालें। समझना, ईश्वर ने सब कुछ तुम्हारे हाथ में दिया है, वरना बिन मौसम बरसात कीचड़ हो जाता।
ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इधर ये हो गया अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हम जब ह्यूमन बीइंग का बहुत इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो इस अपेंडिक्स में ये डाइजेशन का काम करता था सेलुलोज का। सेलुलोज जो घास भूसा में पाए जाते हैं मैक्सिमम उनका, लेकिन अब हमारे बॉडी में ये कोई काम नहीं करता। तो अपेंडिक्स हमारा होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स हमारा क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं होता। बट इस अपेंडिक्स में कभी कभी क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन हो जाता है, यानी ड्यू टू इन्फेक्शन इसमें रोग हो जाता है जिसमें बहुत तेज हमारा दर्द होता है। अपेंडिक्स जहां आपके दाएं की तरफ आपका दाएं पैर और पेट का जहां जोड़ होता है, जो ज्वाइनिंग होती है दाएं तरफ, इसी ज्वाइनिंग पे ही जस्ट होता है अपेंडिक्स। तो रोग हो जाता है, उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस उसको बोलते हैं। जनरल भाषा में अपेंडिसाइटिस को लोग कहते हैं यार हमें अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स कैसे हो सकता है भाई? अपेंडिक्स तो सबको रहता है, सबके में पाया जाता है। उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। जैसे बहुत तेज पेट दर्द होता है और दर्द होते होते इसका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, और एक कंडीशन अगर हम लोग प्रॉपर इलाज न कर पाए, और इसका प्रॉपर इलाज क्या है कि ऑपरेशन करके यहाँ से काट करके इसको निकाल देते हैं बाहर, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। इसका कोई मतलब हमारी बॉडी में नहीं होता, निकाल दिया जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारे किसी यूज में नहीं होता। तो जब तक अगर ऑपरेशन नहीं कराए तो एक समय ऐसा आता है कि ये बॉडी के अंदर फट सकता है। जब बॉडी के अंदर ये फट जाएगा तो पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाता है और हमारी मौत हो सकती है। ठीक है, तो इलियम हो गया, इलाई हो गया। ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना हुआ है क्लास 10th में, उससे ज़्यादा ही मैंने बताया है, उससे कम नहीं बताया है। अब आपका ये काम है कि अच्छे से इसे नोट करिए और ह्यूमन डाइजेस्टिव के जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब करके हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, चाहे यूट्यूब के कमेंट में पूछ लीजिए, चाहे ग्रुप में पूछ लीजिए। ठीक है, नोट प्रॉपरली।